हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल की सेकंड वीडियो एक्सप्लेन कराएंगे, जिसमें आपको कुछ डिजीज़ के बारे में बताया जाएगा जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो डिज़ीज़ आती है वो प्रोटोजोआ के द्वारा आती है, यानी कि कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती हैं जो कि प्रोटोजोआ से होती हैं। और इनमें फर्स्ट डिज़ीज़ कौन सी है? आपकी मलेरिया। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कराते हैं। फर्स्ट डिजीज़ आती है जो कि प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ एक वो ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सड़े हुए पानी में कुछ प्रोटोजोआ मिलते हैं, उनका ग्रुप होता है, जिसमें कि आपका अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है, प्लाज्मोडियम भी आता है। तो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि इन्हीं प्रोटोजोन्स के द्वारा कुछ डिजीज़ होती हैं, और उनमें फर्स्ट डिजीज़ आती है आपकी मलेरिया। मलेरिया कैन बी फेटल डिजीज़ फॉर ह्यूमन बींग्स। भाई जो मलेरिया है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही घातक बीमारी होती है। मलेरिया इज कज्ड बाय ए प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया होता है वो एक प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स यानी कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। दिस डिजीज़ स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट वेक्टर। भाई ये जो बीमारी होती है ये किसके कारण फैलती है? जो इंसेक्ट होते हैं वो जब काट लेते हैं उनके द्वारा फैलती है, और इंसेक्ट वेक्टर का काम करते हैं। और वो वेक्टर कौन होता है? द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। भाई एक जो मॉस्किटो होता है फीमेल टाइप का होता है जिसका नाम होता है एनाफ्लीज, उसी के द्वारा ये प्लाज्मोडियम के मतलब ये बीमारी फैलती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई मलेरिया किस प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है, तो वो होता है प्लाज्मोडियम। और उसमें भी अगर वेक्टर का नाम पूछा जाए तो आप वेक्टर का नाम क्या बताओगे? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। विच फीड्स ऑन ह्यूमन ब्लड। जो क्या काम करता है? ह्यूमन बींग्स के ब्लड को फीड करता है। जो मेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है वो प्लांट जूस को फीड करता है। अब आते हैं इसके कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स मतलब क्या लक्षण होते हैं उसके। वो मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड हेडेक, न्यूशा, मस्कुलर पेन एंड हाई फीवर। भाई जो इसके मेन सिम्टम्स हैं मलेरिया के, उनमें क्या होता है? सर दर्द होता है, नाक बहती है, जो हमारी मसल्स हैं उनमें दर्द रहता है, और हाई फीवर यानी कि तेज़ बुखार रहता है। अब जो इसकी स्टेजेस होती हैं मलेरिया की, वो 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट कोल्ड स्टेज, सेकंड इज हॉट स्टेज एंड थर्ड इज स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या होता है? फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड एंड फीवर्स। भाई सर्दी लगती है और सर्दी के कारण ही बुखार होता है। फीवर्स मतलब बुखार होना। हॉट स्टेज में क्या होता है? हाई फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है। ठीक है, जो हमारी सांस लेने की जो रेट है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है, हमारी जो हृदय की धड़कन होती है वो भी तेज़ी से चलती है। आगे स्वीटिंग स्टेज, ड्यू टू प्रोफ्यूज स्वीटिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गोज डाउन टू नॉर्मल। भाई जो ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसके प्रिवेंशन क्या हैं कि भाई हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे मतलब उसका बचाव कर सकते हैं। ठीक है, आगे मलेरिया इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। भाई मलेरिया क्या होता है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन। भाई ये कैसे फैलती है? कभी भी जैसे कोई भी फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन को अगर काट लेता है और उसके बाद वो किसी हेल्थी पर्सन को काटता है, तो इस कारण से वो दूसरे ह्यूमन बींग्स में भी फैल जाती है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से अदर हेल्थी पर्सन पर ये इन्फेक्शन के द्वारा होती है, मतलब इन्फेक्शन के द्वारा होती है। नेक्स्ट, वायरगेज शुड बी यूज्ड ऑन डोर एंड विंडोज ऑफ हाउस ऑफ प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो। भाई वायर गेज का यूज़ करना चाहिए जो आपके घर के दरवाजे हैं, विंडोज़ हैं, इन पर। क्यों? क्योंकि ताकि मॉस्किटो जो है वो आपके घर के अंदर ना
आ सके। इंसेक्ट रिपेलेंट एग्जाम्पल ओडोमास शुड बी यूज टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट। भाई इनसे बचाने के लिए आपको ओडोमास वगैरह बहुत सारे तेल भी आते हैं ताकि मच्छर आपके पास ना आए, ठीक है, इनका यूज़ करना चाहिए। वन शुड कीप अंडर मॉस्किटो नेट, जो मॉस्किटो नेट होती है उसके अंदर सोना चाहिए। मॉस्किटो लार्वल कैन बी किल्ड बाय स्प्रिंकलिंग केरोसिन ऑयल ऑन लार्ज साइज वाटर बॉडीज़। भाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा है वहाँ पर केरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं, उसका स्प्रे करते हैं ताकि जो मॉस्किटो की जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो रुक सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडल्ट मॉस्किटो कैन बी किल्ड बाय स्प्रेइंग इन्फेक्टेड इंसेक्टिसाइड। भाई जो एडल्ट मॉस्किटो होते हैं उनको मारने के लिए कुछ इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। कंट्रोल क्या होता है, उसे नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। भाई अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ए ड्रग नेम क्वाइनिन विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क ऑफ चिनकोना ट्री इज यूज टू ट्रीट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। भाई एक ड्रग्स होती है जिसका नाम होता है क्वाइनिन, ठीक है, जो किससे बनाई जाती है, एक पेड़ होता है चिनकोना ट्री, उसकी छाल से ये बनाई जाती है ताकि मलेरिया को हम क्या कर सकते हैं, जिस इंसान को जिस पर्सन को मलेरिया हो रहा है उसे हम बचा सकें। दिस ड्रग किल्ड मोस्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। भाई ये क्या काम करता है, ड्रग मलेरिया की जितनी भी स्टेजेस होती हैं उनको मारने का काम करता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट डिजीज़ आती है आपकी वायरसेस से। जो मलेरिया था वो आपका प्रोटोजोआ से होता है और किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। और किस इंसेक्ट से होता है, यानी कि वेक्टर का काम कौन करता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो करता है। और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एक ड्रग होती है जिसका नाम क्वाइनिन है जो कि चिनकोना ट्री की छाल से तैयार की जाती है। ओके बच्चों, ये कुछ छोटे छोटे मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ आती है वायरसेस से। भाई कुछ डिजीज़ हैं जो कि वायरसेस से होती हैं। अब इसमें पहली डिजीज़ आती है आपकी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज़ कॉमनली कॉल्ड फ्लू। भाई क्या कहते हैं उसको, सामान्य रूप से फ्लू कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरसेस। और ये किससे होती है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस से होती है। देयर एग्जिस्ट 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। भाई 3 टाइप्स के इन्फ्लुएंजा वायरसेस होती हैं, ए, बी एंड सी। जो ए और बी है इन्फ्लुएंजा वायरस वो आर इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्यों, बिकॉज दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कजिंग ऑफ डिजीज एपिडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि जो ए और बी इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिजीज़ को, ठीक है, करने के लिए। आगे आते हैं इन्फ्लुएंजा इज स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट एंड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विया नीजिंग, कफिंग एंड टॉकिंग। भाई जो इन्फ्लुएंजा होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को उनके कांटेक्ट में आने पर होता है। कब, जब किसी को छींक आती है, खांसी के द्वारा, बोलने के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा वो इन्फ्लुएंजा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। आगे इसके कुछ सिम्टम्स हैं। इन्फ्लुएंजा डिजीज़ आर सडन ऑनसेट ऑफ चिलीज। भाई इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, अचानक से बुखार आने लगता है, ठीक है, जो छींकें आने लगती हैं, समझ रहे हो, और जो नाक बहने लगती है, फीवर होता है, सर दर्द होता है, मस्कुलर पेन होता है, कफिंग होती है। तो ये सब चीज़ें उसके क्या हुए, सिम्टम्स हुए। इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकस एंड जनरल वीकनेस, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगती है। आगे आ जाइए प्रिवेंशन। भाई प्रिवेंशन, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। वी शुड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम फ्लू पेशेंट। भाई जो क्या होता है कि जिस इंसान को, जिस पेशेंट को फ्लू हुआ है उनसे दूरी बनाकर रखें। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, देयर इज़ नो इफेक्टिव कंट्रोल बाय इन्फ्लुएंजा। भाई इन्फ्लुएंजा का कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल तो नहीं है, ठीक है, हाउएवर वैक्सीन, और इसके लिए इसे सिर्फ वैक्सीन के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। वैक्सीन मतलब इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं,
कुछ एंटीवायरल ड्रग्स के उससे इसको रोका जा सकता है। और सेकंड डिजीज़ आती है जॉइंडिस यानी कि हीपेटाइटिस। जॉइंडिस तो आप सभी जानते होंगे भाई क्या होता है, जैसे कि जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट कहाँ पर डालता है, लीवर पर डालता है। ठीक है बच्चों, आगे जॉइंडिस और हीपेटाइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ लीवर। भाई कहाँ पर होती है ये डिजीज़, लीवर में होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर डालती है, लीवर पे डालती है। सिंस लीवर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन बॉडी, यानी कि जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, सो इट्स इन्फ्लेमेशन ड्यू टू जॉइंडिस अफेक्ट, और जिस पर जॉइंडिस अफेक्ट डालता है, इससे क्या होता है, डाइजेशन एडवर्सली, यानी कि भूख लगनी बंद हो जाती है। जॉइंडिस इज कज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। द टाइप ऑफ हिपेटाइटिस आर, जो हिपेटाइटिस होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ए बी सी डी ई और जी। हिपेटाइटिस इज स्प्रेड मोस्टली बाय फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड फूड हिपेटाइटिस वायरसेस, यानी कि जो हिपेटाइटिस होता है वो अधिकतर जो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के खाने से होता है। आगे आता है हिपेटाइटिस ए। हिपेटाइटिस ए इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज़। भाई एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं या एक्यूट डिजीज़ होती हैं वो बहुत ही कम समय के लिए होती हैं। ठीक है बच्चों, हिपेटाइटिस ए जो है वो एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि हमारे लीवर में इफेक्ट डालता है, और ये अधिकतर चिल्ड्रंस और जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है सिम्टम्स। भाई क्या सिम्टम्स हैं, भाई वही है कि हाई टेम्परेचर होता है, हेडेक होती है, फैटिग, जनरल वीकनेस, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द रहता है, ये सब उसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, यानी कि लक्षण होते हैं, हमें दिखाई देने लगते हैं। आगे लॉस ऑफ एपिटाइट विद ए फीलिंग ऑफ म्यूकस एंड वोमिटिंग, और हमें कैसी फीलिंग होती है, हमें उल्टी आने की फीलिंग होती है। अपीयरेंसेस ऑफ इरिटेटिंग रैशेज ऑन बॉडी, हमारी बॉडी पर रैशेज आ जाते हैं। डार्क येलो यूरिन होता है, ठीक है, और इसमें आंखें भी पीली हो जाती हैं। आगे आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है, यूज़ क्लोरीनेटेड बॉइल्ड एंड ओजोनाइड वाटर। भाई प्रिवेंशन क्या है, यानी कि रोकथाम क्या है, भाई इसके लिए हमें क्लोरीनेटेड और उबले हुए पानी का यूज़ करना चाहिए, ओजोनाइज्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर क्लीनिंग हैंड, यानी कि हाथों को लगातार साफ करना चाहिए आफ्टर हैंडलिंग बेड एंड वेसल्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, भाई प्रॉपर क्लीनिंग हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग बेड एंड वेसल्स ऑफ पेशेंट। भाई जो पेशेंट होता है उसके बेड के जब हम हाथ लगाते हैं तो उसके बाद हमें हाथों को बहुत अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हिपेटाइटिस ए वैक्सीन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज़, यानी कि जो हिपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, उनका इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट आता है जॉइंडिस पेशेंट शुड टेक हाई कैलोरी डाइट सच एज जूस ऑफ शुगर केन रेडिस विथ गुड। भाई जिस पेशेंट को जॉइंडिस होया मतलब जॉइंडिस हो जाता है उसे हाई कैलोरी वाली डाइट देनी चाहिए, जूस देना चाहिए, शुगर केन गन्ने का जूस देना चाहिए, और जो मूली होती है और गुड़ होता है इन सबको से देना चाहिए ताकि उसकी ये चीज़ हट सके। आगे आता है सेकंड पॉइंट आता है कंजप्शन ऑफ प्रोटीन एंड फैट शुड बी लिमिटेड। और प्रोटीन और फैट, ये प्रोटीन और फैट का यूज़ जो है वो लिमिटेड ही करना चाहिए। आगे आता है हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी इज़ ऑल्सो नोन एज सीरम हिपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस। भाई जो हिपेटाइटिस बी है उसको हम सीरम हिपेटाइटिस भी कहते हैं या फिर ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ हिपेटाइटिस। भाई जो इसका हिपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन होता है वो किससे होता है, हिपेटाइटिस बी वायरस से। किससे होता है, यानी कि हिपेटाइटिस बी जो होता है वो हिपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, यानी कि HBV के।
और ये आपके ब्लड बोर्न वायरस होता है, यानी कि ब्लड में आपके बोर्न हो जाता है। इसको हम डीएनए वायरसेस भी बोलते हैं। थर्ड डिजीज़ आती है आपकी रेबीज़, ठीक है। रेबीज़ या फिर हाइड्रोफोबिया, ये दोनों एक ही बीमारी के नाम होते हैं। आगे आ जाइए, द बाइट ऑफ ए रैबिड डॉग, मैड डॉग एंड सम अदर रैबिड मैमल्स सच एज मंकी, कैट्स और रैबिट्स मे causes rabies, which is fatal viral disease caused by a rabies वायरस और लाइसा वायरस। भाई जो रेबीज डिजीज़ होती है ये पागल कुत्ते या पागल एनिमल्स के काटने पर होती है। जो रेबिड मैमल्स होती हैं उनके काटने पर, जैसे मंकी, कैट, डॉग, इनके काटने से हो जाती है, फिर जो पागल कुत्ता होता है उनके काटने से ये बीमारी हो जाती है। और ये एक बहुत ही घातक वायरल डिजीज़ होती है जो कि किससे होती है, रेबीज़ वायरस या फिर लाइसा वायरस से होती है, विच इज़ प्रिवेंट इन द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स। और ये कहाँ पर होती है, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होता है उसकी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो पागल कुत्ता होता है ना उसकी सलाइवा में, यानी कि उसकी राल में ये वायरस प्रेजेंट होता है। कुछ इसके सिम्टम्स हैं। फर्स्ट सिम्टम्स है आपका, रेबीज इज़ करेक्टराइज्ड बाय सर्व हेडक, हाई फीवर, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट। भाई ये तो समझ में आ गया होगा सबको क्या होता है कि भाई कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हेडक हुआ, हाई फीवर हो, ये सब होते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए सेकंड पॉइंट में, सिंस पेशेंट डेवलप्स फियर ऑफ वाटर द डिजीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। भाई जिन पेशेंट में ये चीज़ डेवलप हो जाती है, फियर ऑफ वाटर द डिजीज़ इज़ ऑल्सो, उसे क्या होता है भाई, उसकी जो उसके मुंह से भी थोड़ा क्या होता है, पानी निकलना शुरू होता है, इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अब कुछ प्रिवेंशन है इसके। पहला, क्लीनिंग द वाउंड विथ कार्बोक्लिक सोप एंड क्लियर वाटर इमीडिएटली आफ्टर द डॉग बाइट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर। भाई सबसे पहले क्या होता है, इसका सबसे मेन जो है, कभी भी अगर पागल कुत्ता कोई काट लेता है या कोई मैमल्स काट लेता है तो उसमें क्या करना चाहिए, जिस जगह काटा है हमें उसको कार्बोलिक सोप से बहुत अच्छे से साफ कर लेना चाहिए तुरंत, ठीक है। आगे, पैट डॉग शुड बी वैक्सीनेटेड विद एंटी रेबीज वैक्सीन। और जो पालतू डॉग होते हैं उनको एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, ए रैबिड एनिमल shows excessive salivation and tries to seek isolation after bite. Such mad animals should be killed. भाई जो पागल एनिमल्स होते हैं उनकी जो राल होती है उनमें ही उनका जब काट लेता है तो उसी की राल से मतलब क्या करा जाता है, उसका आइसोलेट किया जाता है उसको, ठीक है। सच मैड एनिमल्स शुड बी किल्ड। और फिर क्या करते हैं, जब वो काटे उस एनिमल्स को, यानी कि जो कि पागल कुत्ता है, इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी पागल कुत्ते हैं तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको नुकसान ही पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है, इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। रेबीज कैन बी ट्रीटेड विद पोस्चर ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड बाय लुइस पोस्चर इन व्हेन ए कोर्स ऑफ 14 वैक्सीन विद गिवन। भाई जो रेबीज बीमारी है उसको क्या बोलते, उसको ट्रीटमेंट को, यानी कि उसको ट्रीट करने के ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, पोस्चर ट्रीटमेंट बोला जाता है, जिसकी डिस्कवरी लुइस पोस्चर ने की थी। और उसके पूरे कोर्स के लिए 14 वैक्सीन्स दी जाती हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ डिजीज़ आती है आपकी, जो कि वायरसेस से होती है, वो होती है एड्स। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। भाई जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ ए फेटल डिजीज़, ये भी एक घातक बीमारी होती है। द डिजीज़ ऑफ एड्स इज़ कॉज्ड बाय रिट्रोवायरस नोन एज ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। जो ये डिजीज़ होती है, एड्स वाली जो डिजीज़ होती है, ये एक वायरस होता है जिसको रिट्रोवायरस कहा जाता है। उसका फुल नेम जो है वो ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV होता है।
एड्स वायरस अटैक वाइट ब्लड सेल्स। भाई जो एड्स वायरस होता है वो किस पर अटैक करता है? वाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करता है या फिर लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है ह्यूमन बींग्स की, जिससे क्या होता है? वीकनेस आ जाती है ह्यूमन बॉडी में, उसकी इम्यूनिटी और सेल्फ डिफेंस जो मैकेनिज्म यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है। आगे आ जाइए ट्रांसमिशन, भाई कैसे ये फैलती है। फर्स्ट पॉइंट आता है द एड्स डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन केयरिंग एड्स वायरसेस। भाई फर्स्ट पॉइंट में आता है जो एड्स डिजीज़ है इसमें क्या होता है कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान भी फैल सकती है इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आता है द एड्स डिजीज़ ऑल्सो स्प्रेड द ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड। और जो एड्स डिजीज़ होती है ये जब ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है किसी भी कॉन्टामिनेटेड से तो एड्स वायरसेस भी इस तरीके से भी फैल सकता है। थर्ड पॉइंट है जो एड्स डिजीज़ होती है वो इन्फेक्टेड नीडल्स के द्वारा जो कि इंजेक्शन के द्वारा ली जाती है उनसे भी फैल सकता है। जो मदर्स होती हैं इन्फेक्टेड मदर्स होती हैं प्रेगनेंसी के द्वारा उनके बच्चों में भी फैल सकता है, ठीक है। इनके कुछ सिम्टम्स हैं क्या? भाई स्लोएन लिम्फ नोड्स, रेगुलर फीवर, स्वीटिंग एट नाइट एंड वेट लॉस। भाई वजन कम होने लगता है, रात में पसीना आने लगता है, लगातार फीवर रहता है, ठीक है। तो ये सब उनके क्या हुए? सिम्टम्स हुए। आगे कुछ प्रिवेंशन है और कंट्रोल है। फर्स्ट, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स ट्रांसमिशन। भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एड्स के प्रति जागरूक बनाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डिस्पोजल सीरिंज एंड नीडल्स शुड बी यूज्ड फॉर इन्फेक्शन। भाई इन सब चीज़ों को जैसे नीडल है, सिरिंज है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। डिस्पोजल करने मतलब जब भी आप इंजेक्शन या इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो नई ही इंजेक्शन का यूज़ करना चाहिए, नीडल्स का, सिरिंज का नया होना चाहिए। आगे, हाई रिस्क ग्रुप शुड रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड। जब आप ब्लड को डोनेट करते हो, ठीक है, जब आप ब्लड को डोनेट करते हो तो अपनी ही कोई मतलब अपनी सीरीज यानी कि अपने बहुत अच्छे से ये चीज़ देख लेनी चाहिए, ठीक है, कोई वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, और अपनी सीरीज का ही इस्तेमाल करवाएं यानी कि नई सीरीज यूज़ करें। नेक्स्ट आता है द कॉमन रेजर एट द बार्बर शॉप शुड नॉट बी यूज्ड। और जब आप बार्बर के यहाँ पे जाते हो तो ध्यान रहे कि वो कॉमन रेजर का ही इस्तेमाल ना करें, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ डिजीज़ आती है आपकी पोलियो। पोलियो क्या होता है? पोलियो इज़ ए डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। भाई ये भी आपकी वायरस से डिजीज़ होती है, ठीक है, और ये आपकी कहाँ पर होती है? नर्वस सिस्टम में होती है, ठीक है। भाई ये एक छोटा सा स्मॉल वायरस होता है जिसको पोलियो वायरस कहा जाता है, और ये वायरस एंटर करता है बॉडी में किसके द्वारा? फूड और वाटर के द्वारा, ठीक है। एंड rank the intestine and फोम देयर इज एंटर द CNS। और जैसे ही वो फूड में वाटर के द्वारा आपकी बॉडी में एंटर करता है फिर वो कहाँ पर पहुँच जाता है? आपके इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, और इंटेस्टाइन से वो आपके सीधे कहाँ पर एंटर करता है? CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। किसके द्वारा जाता है? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा या लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा आपके CNS में पहुँच जाता है। समझ में आया? भाई जो पोलियो होता है वो एक नर्वस सिस्टम में होने वाली बीमारी होती है, बहुत छोटे वायरस से होता है जिसको पोलियो वायरस कहते हैं, और ये वायरस आपकी बॉडी में आपके खाने और पानी पीने के दौरान आपके बॉडी में जाता है, और बॉडी से सीधे आपके इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से कहाँ पर एंटर करता है? CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर ये पहुँच जाता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा या फिर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। आगे कुछ सिम्टम्स हैं, द अर्ली सिम्टम्स ऑफ द पोलियो डिजीज़। भाई जो पोलियो के जो सबसे पहले सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं उसमें क्या होता है? भाई सर दर्द होता है, ठीक है, कुछ इफ़ द इन्फेक्शन पेसिस्ट द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम फीवर, वोमिटिंग, मस्कुलर, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। कुछ प्रिवेंशन है, कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए, फिजियोथेरेपी जो होती है वो इसके लिए बहुत हेल्पफुल है पोलियो वायरसेस के लिए, अटैक के लिए। और आजकल आप देख रहे हो कि आजकल समय समय पर
बहुत सारे पोलियो वैक्सीन्स OPV इज़ गिवन, यानी कि ओरली, मतलब इनके बारे में बताया भी जाता है, इनकी वैक्सीन भी तैयार की जाती है। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है इसका, क्या, पल्स पोलियो प्रोग्राम तैयार किया जाता है, जिससे में क्या होता है 5 से मतलब जन्म से 5 साल तक के बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। इसको भी इससे रोका जा सकता है, यानी कि रोकना। आगे, द प्रीफिक्स डेज on which pulse polio immunization is to be carried out throughout the country are called national immunization days। भाई इसका सबसे पहले यही है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं और एक इन्होंने प्रोग्राम बताया है, ठीक है, जिसमें नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, यानी कि दिन प्रतिदिन कंट्रीज़ में अलग अलग उसमें पोलियो के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, और जो जन्म से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप घर घर जाकर पिलाई जाती है। आगे इसमें कुछ एम्स हैं कि एम्स ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम PPIP। फर्स्ट पॉइंट है टू इम्यूनाइज दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट अर्लियर इम्यूनाइज्ड और आर पार्शियली इम्यूनाइज्ड। भाई इसको इम्यूनाइज किया जाता है बच्चों में, ठीक है, क्योंकि बच्चों में ही इसकी रोकथाम करी जा सकती है और बाद में जब बड़े होते हैं तो फिर ये रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। टू रिप्लेस द डिजीज कजिंग वाइल्ड वायरसेस बाय हार्मलेस वैक्सीन वायरसेस इन द इन्वायरमेंट। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें इस डिजीज़ कोजिंग वाइल्ड वायरसेस को जो ये नुकसान पहुंचाती है उसके लिए वैक्सीन हमारे तैयार की जाती है, ठीक है, और ये बच्चों तक पहुंचाई जाती है। ओके बच्चों आज मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली 2 टाइप्स की डिजीज़ आपको बताई है। फर्स्ट डिजीज़ थी आपकी प्रोटोजोआ से, ठीक है, प्रोटोजोआ से आपकी मलेरिया होती है, और उसके बाद मैंने बताई आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस हैं उनसे होने वाली डिजीज़, उनसे होने वाली आपकी 5 डिजीज़ हुई हैं। ठीक है बच्चों, अब आपकी एक डिजीज़ रहती है जो आपकी आगे आएंगी और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।